रुक जाना नहीं तू अभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो बहुत ही खास तोहफा आपके लिए। गुरुजी क्या तोहफा है? तोहफा ये है कि पहले तो बात ये है कि रुक जाना नहीं अभी तू हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बहार के। हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल ईओ है और 14 मई को हमने टारगेट कर लिया है। इससे पहले हम एक अच्छा रिवीजन कर लेंगे हर चीज का। देखो तुम्हारे जो है इस 9 बजे आज जो आप ये क्लास देख रहे हो, इसके अंदर तुम्हारी क्लास होनी थी वो बी पार्ट के 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वो भी हो ही जाएगी क्लास। अब जो है मेन जो है मैंने सोचा कि संविधान का रिवीजन करवा देते हैं, थोड़े 100 अनुच्छेद करवा देते हैं इनको। इस क्लास के अंदर क्या कराओगे? ये संविधान की मूल मंत्र क्लास है। अगर आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए तो सबसे बेस्ट बात है। इसके अंदर मैं आज 12 से 100 अनुच्छेद जो उनका रिवीजन बनाने वाला हूँ। इसमें कोई अनावश्यक थ्योरी नहीं लिखाऊंगा आपको, सिर्फ आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन बना रहा हूँ मैं, ये काम है, इसको देख लेना। और ये जो पीडीएफ है जो रिवीजन बनाऊंगा, ये इस पीडीएफ को जीके बाय अजय सर चैनल नामक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना अपने से। तो देखो आज अभी शुरुआत कर देते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद की, जिसमें मैं पहला अनुच्छेद जो है वो लिख रहा हूं अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद नंबर कौन सा? 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है गुरुजी, फिर तो सबसे अच्छी बात है। राज्य शब्द का उल्लेख इसके अलावा 2 अनुच्छेद में और मिलता है। देखो मेरे दोस्त, एक तो मिलता है अनुच्छेद 12 में, एक जो मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 36 में, और एक मिलता है अनुच्छेद 152 के अंदर। अगर भाग पूछे तो अनुच्छेद 12 जो है वो किस संविधान के कौन से भाग में? मौलिक अधिकार 3 भाग में है। और ये 36 पूछे तो ये भाग नंबर 4 में है। और राज्य का शब्द जो 152 में मिलता है वो भाग 6 के अंदर मिलता है। ये तीनों बातें याद रखना, ठीक है गुरुजी? हो जाएगी। भाग 6 को राज्य का संविधान भी कहते हैं। राज्य का जो संविधान है वो किसको कहते हैं? भाग 6 को। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये सही हो रही है क्या रिकॉर्ड, फिर कोई दिक्कत ना आ जाए बाद में। बहुत बेस्ट क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 13 की। तो देखो दोस्त, अनुच्छेद 13 नंबर अनुच्छेद जो है वो ये बात कहता है। देखो 13 के अंदर भी काफी अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन देखो 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है, 13(4) है, ऐसे काफी आएंगे अनुच्छेद। मेरा मानना ये है क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगी। चलो मैं इसकी तो बता देता हूँ आपको बातें तो आगे क्या ज्यादा ऐसे अनावश्यक अपने बात को ज्यादा खींचेंगे, लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो इतना याद रखना। इसके अंदर ये दिया हुआ है आच्छादन का अधिकार का अधिकार। गुरुजी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फंडामेंटल जो राइट है, यानी जो मौलिक अधिकार है, संविधान लागू होने से पहले का जो भी कोई कानून है और वो फंडामेंटल राइट के बीच में आता है, तो उसमें प्रायोरिटी जो दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? फंडामेंटल राइट को। यानी वो कानून है, अगर दोनों का टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट जीतेगा, वो कानून नहीं जीतेगा, ठीक है? ठीक है गुरुजी। इसके अंदर दिया है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) के अंदर क्या दिया? पृथक्करण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 के अंदर जो है वो दी गई है विधि की परिभाषा। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। परिभाषा, गुरुजी विधि की परिभाषा मतलब क्या है? कि अपने जो मौलिक अधिकार जो है उनको जो है अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर लेके जा सकते हैं। विधि की मतलब जो कानून की परिभाषा हो सकती है वो दी गई है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है ये, इसमें एक संविधान संशोधन हुआ, चौथा जोड़ा गया था, उसका नाम था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन जो वो कब हुआ? 1971 में। इसके अंदर प्रावधान जो जोड़ा गया था वो ये जोड़ा गया कि हम मूल जो अधिकार है उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, ये बात जो है वो कहां पर लिखी गई है? तो ये बात लिखी है अनुच्छेद 13(4) के अंदर। देखो एक होता है मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को लागू करना, फंडामेंटल जो राइट है उसको बनाना या उसका कोई निर्माण करना, ठीक है? एक होता है लागू करना। ये दोनों में आप बातें याद रखना। इसका जो निर्माण किया जाता है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, और जो लागू करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी न्यायालयों द्वारा ये क्या किए जाते हैं?
लागू किए जाते हैं। अनुच्छेद 13 आपको मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा। गुरुजी बिल्कुल आ गया। अब अपने बात जो कर लेते हैं अब वो कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 14 की। साथ मिलके पढ़ते रहना अंत तक। कोई घबराने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा टफ है नहीं जितना हमने इसको बना दिया है ना। इसके अंदर ये लिखा है कि ये अंगरक्षक है, एक तरह से मौलिक अधिकारों का। अंगरक्षक नहीं कह सकते तो इसको रक्षक तो कह दो आप, रक्षक है कि अगर मौलिक अधिकारों पे कभी विपत्ति होगी, मौलिक अधिकारी को हनन किया जाएगा, हनन किया जाएगा या उल्लंघन किया जाएगा, तो उसका रक्षक बनाया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो रक्षा करेगा वो अनुच्छेद जो है वो 32 के तहत करेगा, और हाई कोर्ट जो रक्षा करेगा वो अनुच्छेद 226 के तहत क्या करेगा, इसकी जो भी मतलब हमें कोई रिट वगैरह लगानी है तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट लगती है। 5 प्रकार की रिट होती है ना। बिल्कुल गुरुजी ये बात भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद अनुच्छेद 14 में आपको ये पता लगा। अब बात करते हैं अपन अनुच्छेद नंबर 15 की। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब भेदभाव आप किस सेंस में ले लोगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, राज्य भी किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 2 पॉइंट 15(1) और 15(2) मैंने बता दिए। 15(3) में लिखा है कि महिला और जो बच्चे हैं उनको अलग से विशेष सुविधाएं हैं, प्रावधान वगैरह जो है वो दिए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, तो इसका जो गठन है मेरे दोस्त वो हुआ था 1992 के अंदर। मैं आपका प्रयास करूंगा पूरा रिवीजन हो जाए। अगर आपसे प्रश्न पूछे राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका हुआ 1999 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। और राज्य की पूछे तो रियाज चिश्ती, रियाज चिश्ती। डरना नहीं, घबराना नहीं है, बस साथ मिलके पढ़ते रहो, सब कुछ पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 15 में भेदभाव मतलब नहीं करेगा, ये सारी बातें जो है लिखी गई है। और फिर अपने अगर बात करें तो 15(3) जो चंपाकन दोहिराजन के अंदर जोड़ा गया था 15(4), उस 15(4) में लिखा है कि हम जो है अगर कोई शिक्षा के संबंध में भी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और फिर 5 के अंदर ये लिखा है कि हम शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश भी ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 5 तक याद हो गया। देखो ज़्यादा मैं अब नहीं खींचूंगा, अनुच्छेद 5 कुछ पॉइंट मैं सीधे बताऊंगा, फिर क्या होगा गुरुजी क्या करो। अब अनुच्छेद 16 है, 16(6) तक है, मैं कहाँ तक पढ़ाऊँ तुम्हें, तो सीधे याद रखना। 16 में लिखा हुआ आरक्षण, आरक्षण की जो बात की गई, आरक्षण मिलेगा SC ST या पिछड़े वर्गों के लोगों को, वो कहाँ कहा गया है, वो कहा गया है अनुच्छेद 16 में। शुरू के अंदर जो है वो आरक्षण दिया गया था 22.5%, 22.5%, जिसमें आप 2 भागों में बांट दो इसको। एक तो आप याद रखो 15%, चलो ऐसे तो याद रखो। SC ST को दिया गया था 22% टोटल, SC और ST को। फिर उसके अंदर OBC का आरक्षण जोड़ा, OBC का आरक्षण एक बार करके जोड़कर कितना कर दिया था, 27% कर दिया था। मंडल आयोग जो आया था ना गुरुजी, मंडल आयोग कब आया, मंडल आयोग, मैं रिवीजन बना रहा हूँ, अब आप कुछ ही बोलते रहो गुरुजी, समझ नहीं आया कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, आपको मैं सारी बातें बतानी भी जरूरी है। मंडल आयोग आया 1979 के अंदर। ठीक है, अब वर्तमान में OBC को आरक्षण 61% है। और फिर एक संविधान संशोधन हुआ, 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। UU उदय उमेश के निर्णय दिया था इसके अंदर कि EWS वाले उसको जो आरक्षण होगा वो कितना होगा, 10% का। इसी में अनुच्छेद जोड़ा गया 16(6). कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल जो नंबर है वो जोड़ा गया 16(6). तो मेन सीधी बात रखना, 16 के अंदर क्या हुआ है, दिया हुआ है आरक्षण। गुरुजी याद हो गया, वेरी गुड। आओ आगे, अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है असपरसता का अंत, असपरसता का अंत। तुम में पढ़ने की ताकत होनी चाहिए, मेरे में पढ़ाने की ताकत बहुत है। मैं अंत तक आपको 395 अनुच्छेद भी एक क्लास में करवा सकता हूँ। करवाने का कारण ये है कि ज़्यादा फिर ये हो जाएगी, फिर देखो ना थारा फायदा कि ना मेरा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम तक कोई विद्यार्थी भी नहीं देख पाता। इसलिए 100 करके अपने 3 भाग में पढ़ेंगे, ये क्लास आराम से पूरी हो जाएगी, आप भी अच्छी तरह से याद भी कर लोगे। अच्छा गुरुजी, असपरसता का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी के साथ छुआछूत कर रहे हैं तो हमें जो है वो 6 माह की सजा हो सकती है और 500 रुपये क्या देना हो सकता है, जुर्माना, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। तो ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर जुर्माना और सजा दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17। हम किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते, तू काला है, तू गोरा है, तू ये है, तू वो, ऐसे नहीं कह सकते। अनुच्छेद 18 में देखो ठाठ हो जाएगी, ठाठ कब जो कोई उपाधि मिलेगी,
तो उपाधियों मिलेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उपाधियों का यहाँ क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत। उपाधियों का जो अंत दिया गया वो 18 के अंदर दिया गया है। उपाधियों का अंत मतलब अपने नाम के आगे व पीछे कोई पुरस्कार मिला है तो उसको नहीं लगा सकते। जैसे मान लो आपको पद्म भूषण मिला हुआ है, आपको पद्म विभूषण मिला हुआ है, आपको पद्मश्री मिला हुआ है, ये इतने अवार्ड मिले हुए हैं। अब आप नाम के आगे तुम्हें मिला है तो तुम ये नहीं लगा सकते फलाना पद्म विभूषण से सम्मानित, ऐसे नहीं। ये इसलिए लिखे हैं मैंने, इनकी शुरुआत जो होती है वो 1954 में होती है सभी पुरस्कारों की। याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंदर लिखा हुआ है। और आप एक प्रश्न और याद कर लेना उपाधियों के अंत में। अच्छा, हम जो है शिक्षा वाली उपाधि होगी या कोई सैन्य की उपाधि होगी वो लगा सकते हैं, वो लगाया सकते हैं, और अन्य नहीं लगा सकते। जैसे ये लगाते हैं नाम के आगे डॉक्टर, प्रोफेसर, तो ये शिक्षा की उपाधि है। लेफ्टिनेंट, गवर्नर वगैरह ऐसे भी लगाते हैं, तो ये सैन्य की उपाधि है, ये भी लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी। आइए अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। एक स्वतंत्रता दी गई थी बीच में, वो आपको हटा दी। कौन सी? संपत्ति का जो अधिकार था ना, वो स्वतंत्रता थी, वो आपकी क्या कर दी? अधिकार वाली निरस्त कर दी। ठीक है, ये बात याद रखना। स्वतंत्रता अब वर्तमान में कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है। पहले कितनी हुआ करती थी? 7। एक को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। जिसमें इसमें क्या वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। प्रेस, अच्छा आप याद रखना 19(1) के अंदर आपको स्वतंत्रता है प्रेस की, मीडिया की। आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है, मीडिया के माध्यम से। ठीक है, प्रेस को इसके चौथा स्तंभ माना गया है, ये भी याद आप रखना बात। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है पहली वर्षन। आपको कोई मतलब जो है ये याद रखना, आप संगठन कर सकते हो शांतिपूर्वक कहीं भी, मतलब सारी बातें आप इसके अंदर आप याद रखना। ठीक है, संगठन बनाने की आपके पास शक्ति है। याद हो गया गुरुजी? चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद नंबर 20 की। अनुच्छेद 20 में दो सिद्ध के बारे में जो कहानी कही गई है वो अनुच्छेद 20 में कही गई है। मतलब दोषी व्यक्ति को सजाएं वगैरह जो है वो किस प्रकार मिल सकती है, और एक दोष करने पर कितनी सजाएं मिल सकती हैं, वो सारी बातें हैं। दो सिद्ध निवारक जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद 20 में कही गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में दी गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, हमें हमारी प्राणों की रक्षा करने का जो है वो अधिकार है, और हमें कोई पुलिस वाला कोई हथकड़ी भी नहीं लगा सकता ऐसे बाजार के अंदर। तो ये सारे मतलब अधिक स्वतंत्रताएं हैं। और प्राण दैहिक स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में? 21 में। ठीक है गुरुजी। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 22 की। देखो दोस्त, अनुच्छेद अगर अपने 22 की बात करें तो ऐसे याद रखना आप, अनुच्छेद 22, दो लोग आएंगे गिरफ्तार करने, तो ऐसे याद रखना इसमें गिरफ्तारी के बारे में सारे जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो गिरफ्तारी का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 20। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 23 अनुच्छेद के अंदर ये बात बताई गई है कि बच्चों से बलात्श्रम जो है वो नहीं कराया जाएगा। बलात्श्रम नहीं करवाया जाएगा, छोटे बच्चों से मतलब काम नहीं करवाया जाएगा, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, और शोषण नहीं कर सकते आप किसी बच्चे का। शोषण की बात यहाँ भी कही गई है 19(6) के अंदर शोषण की बात की गई है। मतलब छठा तो निरस्त कर दिया था, मतलब 7 में शोषण की बात जो है वो कही गई। ये संपत्ति का अधिकारी है, छठे के अंदर था। 19 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 7वीं जो थी वो छठी ये थी, और 7वीं जो है वो शोषण नहीं कर सकते। सभी को गरिमापूर्वक जीवन जीने का क्या है? अधिकार है। बलात्श्रम और शोषण नहीं कर सकते, ये बात की अनुच्छेद 23 में। अब बात कर लेते हैं अपने अनुच्छेद 24 में क्या है। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि हम छोटे बच्चों को कारखानों वगैरह में, कारखाने हो गए या जोखिम भरे स्थान हो गए, जोखिम वाले स्थानों पर बच्चों को काम नहीं करवा सकते। ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 मैं देखो आप आधे घंटे में पूरे करा दूंगा, सो मेरी तो स्पीड ये रहेगी, लेकिन आप देखते हैं आगे क्या होते हैं। अनुच्छेद 25 में दी हुई है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम कोई भी धर्म वगैरह जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 देखो, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, 26 में है धार्मिक संस्था स्थापित करने की जो है
हम धार्मिक संस्था भी, धर्म के नाम पे कोई संस्था भी स्थापना, कोई संस्था की भी स्थापना कर सकते हैं। समझ में आई? 25 26 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। अब बात करते हैं अपने 27 के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो 27, 28 और 29, ये सिंपल है। 27, 28 और 29 बिल्कुल ही सिंपल है ये। तो देखो 27 के अंदर ये बात लिखी गई है कि किसी को ऐसा कर या ऐसा टैक्स देने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा अपनी आय में से कि ये आप धर्म के नाम पे हमें कोई फिक्स टैक्स दो, मतलब किसी को ऐसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप धर्म के नाम पे हमें कर दो। ये लिखा हुआ अनुच्छेद 27 में, ठीक है, कि मतलब तुम्हें इस धर्म में कर देना ही पड़ेगा अगर रहोगे तो, ऐसे कोई बाध्य नहीं करोगे किसी को। 28 में क्या है कि किसी कोई विद्यालय हो गया, कोई विद्यालय हो गया, या सीधा लिख लो शिक्षित संस्थान जो है, या शिक्षित जो संस्थान है, या शिक्षा के जो स्थान है, शिक्षा के स्थान, शिक्षा का कोई भी स्थान हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, विद्यालय हो गया, जो भी, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका अपवाद माना जाता है मदर से, वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब बात करते हैं अपने अनुच्छेद 29 की। 29 में यह लिखा है कि हमें हमारी भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार है। लिपि बनाने का क्या है? अधिकार। ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है 29 में। और 30 में ये बात लिखी गई है, अनुच्छेद 30 में ये बात लिखी है कि हमें धार्मिक संस्था स्थापित करने का क्या है? अधिकार। धार्मिक संस्था जो है वो क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल बोलो, इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी कि हम धार्मिक जो संस्था है उसकी भी स्थापना जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, धार्मिक शिक्षा, एक मिनट रुकना, धार्मिक संस्था तो 26 में लिखा हुआ, हाँ सॉरी, यहाँ पर है शिक्षण संस्था, मतलब कोई संस्था जो हम स्थापित शिक्षा संस्था की स्थापना करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इधर ये इतना लिखा हुआ है, इतना लिखना, शिक्षण संस्था की क्या कर सकते हैं? स्थापना। अब बताओ, इतनी याद होगी? सिंपल थी, इतनी बात आप याद होगी। अब आओ आगे, अब इससे देखो एक बार और रिवीजन कराता हूं। 27 में 27 से नामा टैक्स धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 28 में विद्यालयों में ये ज्ञान नहीं दिया जाएगा कि मतलब शिक्षा के संबंध में। 29 में भाषा लिपि बनाने का, और 30 के अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि शिक्षण संस्था हम खोल सकते हैं। अब आओ आगे, ठीक है, वो भाषा वाली तो 26 में कही गई है बात, ठीक है, याद रखना। कितने हो गए? 30, 31, 32, 33, 34, 35, सिंपल है। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है 12 से 35, तो बस 35 कंप्लीट हो गई अपने। सबसे पहले बात करें अपने अनुच्छेद 31 के अंदर क्या है। अनुच्छेद 31 में ये क्या कहा गया कि संपत्ति का जो अधिकार है, वो संपत्ति का अधिकार, पहले मानव का ये अधिकार हुआ करता था, अब इसको हटा के एक विधिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 300 क के तहत। इसको जो है वो कैसा अधिकार बना दिया है? वैधानिक अधिकार। अब ये हमारा कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार के अंदर इसमें 31, 1, 2, 3 ऐसे पढ़ते हैं। इसी के अंदर जो 31(2) है वो जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के तहत। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंदर ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, जिसमें नियम और विनियमों के बारे में लिखा गया, और भूमि सुधार अधिनियम भी इसी के अंदर जोड़ा गया था। सुधार अधिनियम, उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में मिलता है। भूमि सुधार के बारे में जो भी बातें पूछे तो आप अनुच्छेद 31 करना। अब देखो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35, इसमें संवैधानिक उपचार, इसमें क्या है? मतलब संवैधानिक उपचार मतलब अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का तुम्हें लगे कि हनन हो रहा है, क्या हो रहा है, फंडामेंटल जो राइट है उसका उल्लंघन होने पर हम क्या जारी कर सकते हैं? हम रिट जारी कर सकते हैं। रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जा सकती है, रिट जो है वो हाई कोर्ट में भी ला सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का संबंध जो बताया गया वो अनुच्छेद 32 में, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाते हैं तो वो अनुच्छेद 32 के तहत लगती है,
और हाईकोर्ट में रिट लगाते हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत लगती है, बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की वगैरह की रिट है वो सारी बाद में देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। अनुच्छेद देखो अभी, अब बात करें अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में एक आ गया कि संसद को, किसको भाई, संसद को फंडामेंटल राइट के संबंध में यानी मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन एक बात और सुनना, अनुच्छेद 34 में ये बात की है जहां पर सैन्य कानून लागू हो गया, सैन्य कानून जहां पर लागू हो गया वहां फंडामेंटल राइट काम नहीं करेंगे। अब तुम्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का अधिकार है। जहां सैन्य क्षेत्र होते हैं ना, ये सैन्य कानून लागू होता है इस क्षेत्र में, जैसे कारगिल वाला क्षेत्र है, तो वहां जाके तुम दिखाओगे कि नहीं मेरे को तो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, वहां पर ये अनुच्छेद 34 भी पढ़ लेना साथ साथ में। वहां पर ये बात लिखेगी तुम्हारा कोई भी मौलिक अधिकार जो वो यहाँ काम नहीं करेगा, वो तुम्हें गोली से उड़ा भी सकते हैं ज़्यादा लच करोगे वहाँ खड़े होके। तो याद रखना, सैन्य मतलब सेना में जो ताकत होती है वो, सेना का प्रशासन एक अलग होता है, इनका मतलब लेवल ही अलग होता है सेना का। इनको गर्म ही रखते हैं सारे को, मतलब इनमें एक जोश ही ऐसा पैदा करते हैं ट्रेनिंग के टाइम ही, बस बात खत्म है। अब बात करें अनुच्छेद 35, इसमें संसद को विशेष अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बनाने के लिए, ये बात कही गई है। सिंपल सी कहानी थी, ये पूरी हो गई मौलिक अधिकार। आओ अब बात करते हैं 35 के बाद आगे वाले अनुच्छेदों में। चलो अब देखो आप अपने को कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ने, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और 40, एक बार इतने पढ़ लेते हैं, सिंपल है। देखो अनुच्छेद 36 के अंदर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि मैंने कहा था ना राज्य शब्द, राज्य शब्द का उल्लेख वही है जो मौलिक अधिकार में दिखाया गया है। मैंने फिर बता रहा हूँ, राज्य शब्द का उल्लेख 3 जगह मिलेगा, एक अनुच्छेद 12 में, एक अनुच्छेद 36 में, एक अनुच्छेद 152 में, 2 तो पूरा हो गई। 37 में, अनुच्छेद 37 में ये बात की गई है कि हम जो है यहाँ पर जो टॉपिक शुरू हो जाएगा 36 अनुच्छेद से, वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। अब यहां क्या बात की गई है, देखो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो 3 भाग में मिलता है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो भाग 4 में मिलता है, ये बात भी तुम याद रखना। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 37 में लिखा है कि कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, इसका एक ही उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य बनाना और आपसी जो असमानता है, आपसी असमानता उसको कम करना। ठीक है, ये बात कौन कहता है, ये 37 नंबर। अब इसके अंदर अनुच्छेद 38 में काफी है, 1 2 3 4 ऐसे काफी जाएंगे, मैं सारे क्रम से लिखा देता हूं आपको। मैं ऐसे याद रखना, आप ऐसे लिखोगे तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होगा। मैं क्रम ऐसे लिख देता हूं, तुम 1 2 3 अपने आप बांट लेना। इसमें यह लिखा है कि स्त्री व पुरुष, स्त्री व पुरुष को आजीविका चलाने के लिए उनको विशेष साधन उपलब्ध जो है वो राज्य करवाएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, सार्वजनिक धन का, सार्वजनिक जो धन का है वो व्यय इस प्रकार करेंगे, जो खर्च है वो इस प्रकार करेंगे जिसमें सभी लोगों को क्या मिले, हित मिले। दूसरे में लिखा है। तीसरे में लिखा है कि विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक धन का विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है इकट्ठा, कि जो सार्वजनिक धन है उसको हम इकट्ठा नहीं करेंगे, मतलब इकट्ठा करके उसको अपने पास नहीं रख सकते। उसके बाद जो बातें लिखी है वो ये लिखी है, जैसे हम जो है शोषण वगैरह नहीं करेंगे किसी का, और उसके बाद जो है गरिमापूर्व जो है जीवन जो है वो लोगों को जीने देंगे। गरिमापूर्व क्या है कि आसपास जो गंदगी वाले क्षेत्र नहीं हो, एक अच्छा साफ सुथरा क्षेत्र हो, उसके अंदर अपना गरिमा के अंदर एक जीवन जिए। ठीक है, ठीक है गुरुजी, याद हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी ही नहीं है। तो स्त्री व पुरुष सार्वजनिक धन का खर्च, विकेंद्रीकरण, शोषण और गरिमापूर्व जीवन जो है वो जीने की बात कही है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। तो राज्य शब्द का उल्लेख 36 में है, 37, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये ठीक है। इसमें थोड़ा अनुच्छेद में थोड़ा जल्दबाजी में ऐसे बोल दिया मैंने, मैं आपको एक बार और से करा देता हूं। ये जो बात ना कल्याण का राज्य, ये अनुच्छेद 38 के अंदर। ठीक है, स्त्री पुरुष को ये 39 में आजीविका के लिए साधन उपलब्ध कराएंगे। तो गुरुजी अनुच्छेद 37 में क्या है, 37 में ये है कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको जो है वो न्यायालयों में नहीं लेके जा सकते, न्यायालयों में लेकर नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों का जो है वो उल्लंघन होता है, तो हम इसको न्यायालय वगैरह के अंदर नहीं लेके जा सकते। ठीक है,
ये बात योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वो बात योग्य नहीं थे। तो ये लिखेंगे हम इसको कि यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। ये अनुच्छेद 37 में। 38 में लिखा हुआ है कल्याणकारी राज्य बनाएंगे और आपसी असमानताओं क्या करेंगे, कम करेंगे। 39 में लिखा है स्त्री व पुरुष को आजीविका उपलब्ध करवाएंगे और सार्वजनिक धन का खर्च इस प्रकार करेंगे जिसमें सभी को हित मिले, धन को इकट्ठा नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे किसी का, और गरिमापूर्वक जीवन जीने का सभी को अधिकार देंगे। ये 39 अब ऊपर ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 40 के अंदर ये बात की गई है कि पंचायतों की स्थापना, पंचायत की स्थापना, ये गांधी जी का फेवरेट अनुच्छेद था। गांधी जी समर्थन देते थे इस बात का कि पंचायतों की स्थापना करेंगे, जबकि अंबेडकर साहब ये समर्थन नहीं देते थे। तो ये जो है वो किसका अनुच्छेद माना जाता है, गांधी जी का अनुच्छेद। ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो ध्यान से, पंचायत की स्थापना, पहली भारत की प्रथम जो पंचायत है उसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1959 के अंदर बगदरी गांव। और बगदरी जो गांव है वो कहां पर पड़ता है गुरुजी, बगदरी गांव है नागौर के अंदर। तो सबसे पहले जो स्थापित होती है पंचायत वो कहां होती है, बगदरी गांव नागौर के अंदर। 1959 के अंदर ही इसके बाद जो स्थापना होती है पंचायत की वो होती है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो याद रखना, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान से हमारे पहली बार पंचायती राज की जो है स्थापना होती है अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। 40 समझ में आ गया। आगे अब बात करते हैं अपने 41, 41, 42, 43, 44, 45। देखो दोस्तों, मैं मानता हूं थोड़ा सा 1 से 100 अनुच्छेद पढ़ाए बिना देखे तो थोड़ा आपको अगर ओजत जैसे अभी हो गया था ना, तो कई बात बढ़ा चढ़ा के कभी बिना देखे 1 से 100 अनुच्छेद लिख कर देखना थोड़ा हो ही जाता है। हम भी इंसान ही है, तो गलतियां इंसान से ही होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत सोचना कि 37-38 में है ना, तो वो हो ही जाती है। इसमें ये लिखी है बात कि जो राज्य है वह योग्यता के अनुसार, किसके अनुसार, योग्यता के अनुसार काम व शिक्षा देगा। सॉरी, ये कहता है कि राज्य है कि योग्यता के अनुसार व्यक्ति को काम व शिक्षा मिले। ठीक है, ओके गुरुजी। तो गुरुजी 42 क्या कहता है, देखो इसमें तो ये बात कह दी कि योग्यता के अनुसार काम मिले। इसमें ये कह दिया कि जो कृषि उद्योग है, कृषि उद्योग में जो काम कर रहे श्रमिक हैं उनको वेतन अच्छा मिले, जिससे वो अपने आजीविका को अच्छी तरीके से चला सके। ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 42 के अंदर। अनुच्छेद 43 में ये लिखी है कि जो मजदूर है वो प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट होता है जो मैनेजमेंट में, प्रबंध में कर्मचारियों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी, भागीदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं 44 के अंदर है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, सिविल संहिता। इसका मतलब क्या है गुरुजी, इसका मतलब है कि कानून जो है वो अलग अलग होता है। कैसे गुरुजी, सिविल सेवाएं जो होती हैं वो आपने सुना ही होगा। अब जैसे कलेक्टर कोई अपराध कर दे तो उसके लिए कानून, ये वाली पुलिस नहीं आती अपराध, ये जो अपने अपराध करते हैं किसी को डाल के ले जाती है, तो उसके लिए फिर वो सिविल न्यायालयों के अंदर मामला जाता है, तो वो मामला सारा अलग होता है। सिविल न्यायालय की अगर मैं आपको बात बताऊं तो याद रखना, सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, गोवा। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको याद हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 के अंदर जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो होगा उसको निःशुल्क शिक्षा देने का जो है वो अधिकार बनता है राज्य का। निःशुल्क शिक्षा जो है वो उपलब्ध कराएगा, कौन उपलब्ध कराएगा, राज्य, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो दिए जाते हैं वो राज्य के संबंध में ही दिए जाते हैं। समझ में आ गया इसमें 45 में। इसके बाद पढ़ेंगे 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और 48 क्या भी पढ़ लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और 48 के बाद 49 के बाद 50, बस इतना ही है ना। 50 के बाद 51। इनका जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। चलो पढ़ो। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 46। इसमें SC/ST के शिक्षा संबंध के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। प्रावधान 47 में दिया गया कि जो मादक पदार्थ है या कोई भी हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक जो पदार्थ है उनको क्या है, उनके ऊपर रोक है। ठीक है, वो राज्य से विक्रय नहीं कर सकता उनका।
मादे से शराब वगैरह होगी, हानिकारक जैसे गुटखा वगैरह हो गया ना, तो वो चीज़ है। अब बात करते हैं 48। 48 दो है, एक तो 48 सीधा है कि 48 क्या है। 48 ये जो सीधा है इसमें लिखा हुआ पशुपालन के बारे में, कि पशुपालन या पर्यावरण का संबंध का जो भी मुद्दा है तो उसको क्या है, आधुनिक शिक्षा आधुनिक तकनीक के हिसाब से हम उनका रख रखाव करेंगे। ठीक है, पशुओं का जो भी है, ये बात की गई है किसके अंदर, अनुच्छेद 48, क्योंकि पशुओं को भी लाभ मिले। और इस 48 क में लिखी हुई है वन्य जीवों की हम रक्षा करेंगे। वन्य जीवों की क्या करेंगे, रक्षा। और अगर आपसे पूछे वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, वन संरक्षण एक्ट जो है वो लाया गया था 1972 में, और प्रथम जो बाघ परियोजना है वो 73 में आई थी, 1 अप्रैल 1973। और भारत में आई गई प्रथम जो परियोजना थी उसका नाम क्या था, प्रथम जो परियोजना था उसका नाम था शेर परियोजना, जो 1972 में लाई गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है जो राष्ट्र स्तर के महत्वपूर्ण स्मारक है, महत्वपूर्ण स्मारक है या किले हैं, जो भी मतलब सारी बातें बताई गई है इसमें, उन सारों को हम क्या करेंगे, रख रखाव करेंगे अच्छी तरह से, उनको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये बात की है 49 में। 50 के अंदर लिखा है कि जो न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों अलग अलग होंगे, वह कार्यपालिका का पृथक्करण, इनको पृथक का मतलब अलग रखना। जैसे आप पढ़ोगे ना ये धाराएं सारी जितनी भी प्रकार की धाराएं हैं, तो आप 204 नंबर जो धारा पढ़ोगे नगर पालिका एक्ट के अंदर, उसमें लिखा है कि वर्षा और मल दोनों की जो नालियां होंगी उनकी दोनों की अलग अलग होंगी, वर्षा जल की नाली अलग होगी और मल जो आता है उनकी भी नाली क्या होगी, अलग अलग होगी, वो बात। अब बात करें 51 के अंदर ये बात लिखी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संधि वगैरह जो भी करना चाहें किसी देश के साथ या विदेशी नीति के हिसाब से हम चलें, जो बातें विदेशों के साथ संबंध बनाएं, विदेशी संधि करनी चाहिए ना, जो भी वो बातें सारी लिखी गई है 51। ये 2 टॉपिक तुम्हारे पूरे हो गए। अब आओ तीसरा, इसी के अंदर पढ़ना है अभी, ये भाग था 4, अब आएगा भाग 4 क। क्या आएगा, भाग 4 क, जिसके अंदर अपने टॉपिक शुरू होगा 51 क से। इसमें आप ऐसे रखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इतने आसान है नहीं जितने आसान मैं तुम्हें करा रहा हूँ, मतलब आसान का मतलब ये है कि इतने छोटे छोटे टॉपिक है नहीं जितने मैं करा रहा हूँ, मतलब तुम्हें सिर्फ अनुच्छेदों का रिवीजन कर रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा लिख लो एक बार ये सारे, इनको अनुच्छेदों को याद करो बार बार, 1 2 3 4 5 6, गुरुजी याद हो जाएगा कि मेरा हो गया, थारों क्यों नहीं हुआ है, तुम तो मेरे से बहादुर लगते हो देखने में, तो देखने में लगते हो, ऐसे भी पढ़ो है ना। अब बात करते हैं 51 क। पहले तो बात करते हैं इसका किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 क ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। एक संविधान संशोधन और हुआ था 44वां, 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ो इधर भी 2 जोड़ो, ये हुआ था 1978 के अंदर। सिंपल सी बात है। अब देखो इनको सारों को पढ़ने बिल्कुल सिंपल है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बात करें 51 1 में क्या लिखा हुआ है, 51 क के 1 के अंदर, ये इसके अंदर 11 है, 51 क के अंदर 11 है। ठीक है, हाँ, इसके अंदर ये लिखा है कि हम संविधान की पालना करेंगे, संविधान का क्या करेंगे, पालन, संविधान की पालना करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, जब राष्ट्रगान करना हो तो सावधान की स्थिति में खड़े होंगे, वो सारी बातें लिखी हुई है। 2 के अंदर ये लिखा है कि हम जो है वो स्वतंत्रता के प्रति, राजनीतिकता के प्रति, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह जो होते हैं उन आदर्शों को अपने दिल में संजोए रखेंगे, आदर्शों, उन आदर्शों को दिल में संजोए रखेंगे। इससे मेरे को एक गाना याद आ गया, आपने भी सुना हो गया, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान,
जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। मूल कर्तव्य यही बात कहता है, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। वतन के लिए एक टाइम आ जाए तो उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होना है। ऐसी एक मन में भावना होनी चाहिए। देखो पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ ये भी भावना होना चाहिए, अपने किसी को थे तो जानू दिन तो घने को मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। तो एक यार उसके लिए जो 10 दिन पहले मिली है उसके लिए इतनी बड़ी बात करते हैं। और देश के अंदर तो ये मातृभूमि है, इसके अंदर हम निवास कर रहे हैं, इसके लिए तो एक मन में भावना होनी चाहिए कि मतलब मैं देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। कभी अवसर मिले तो ये करना। मैं तो आप ये मारकर इसकी शपथ का कहता हूँ कि कभी मेरे पास ऐसा अवसर आया तो इसमें मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। बाकी अलग अलग सोच होती है सभी की, ठीक है। अब बात करें 2 में समझ में आ गया, 2 के अंदर आदर्श दिल में रखेंगे दो, ठीक है। अब बात करें 3 के अंदर 3 शब्द आएंगे, जिसमें आएगा एकता, प्रभुता, अखंडता। इनकी रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, याद रखना। इस 3 के अंदर ये बात लिखी गई है। 4 के अंदर देखो, 4 इंग्लिश में डी आता है ना 4 पे, डिफेंस। डिफेंस का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा कौन करते हैं? डिफेंस वाले। तो इसमें याद रखना देश की रक्षा करेंगे, ये बात कहाँ गई है? 51 के 4 के अंदर। 5 ई आता है 5 पे। ई में स्त्रियों का सम्मान करेंगे। स्त्रियों का क्या करेंगे भाई? सम्मान। स्त्रियों का सम्मान करेंगे, पहली बात। और आपसी भेदभाव को खत्म करेंगे। आपसी जो भेदभाव है ना, तू बड़ा है, तू छोटा है, तू गरीब है, तू ये है, तो उसको भी क्या करेंगे? कम क्या करेंगे? खत्म ही करेंगे। ये होना भी नहीं चाहिए। बाकी पढ़े लिखे हो तुम तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। ये काम के नहीं होते हैं, अनपढ़ जो लोग होते हैं उनके होते हैं, तू काला है, तू गोरा है। अब आप अगर पढ़ रहे अच्छे लेवल के हो, तुम ये देखना इन चीज़ों से बहुत आगे चले जा चुके हो तुम। अच्छा, आगे कैसे जाते हैं ये और थोड़ा सा, चलो इतनी बात होगी तो अब ये भी कर लेते हैं। आगे क्या है कि जब अपने जितना एकांत समय बिताते हैं ना, तो उसमें क्या हमारे जो माइंड के जो सारा रिवलेशन है वो सारा क्लियर हो जाता है कि यार ये दुनिया कैसे पागलों की तरह भीड़ के पीछे भाग रही है। और रियल में ये ऐसा ही है। अगर आप अकेले सोचोगे तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ऐसे ख्याल आने लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई इंसान को बहुत ज़्यादा सुधारती है। देखो आप ऐसे मान लो कि आप वास्तव में अच्छे पढ़ लिए ना तो इतने अच्छे इंसान बन जाओगे, मतलब आप अगर जो भी नहीं लगे ना तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आप 50,000 महीने का कहीं नहीं छोड़ोगे। अच्छा दिमाग कर लिया तो, नहीं किया तो आप फिर जानते ही हो, फिर वही मजदूर कसिया बे तैयार पड़े दाती बाढ़ बे तो चलाना है ही लास्ट में, फिर बात है। तो स्त्रियों का सम्मान और आपसी भेदभावों क्या करें? खत्म। इस 6 के अंदर लिखा हुआ सांस्कृतिक परंपरा को बनाए समझेंगे। सांस्कृतिक हमारी जो परंपरा है उसको क्या है? समझेंगे। आ लीजा थारो गोरबंद नखरा लो। क्या यार, राजस्थान का नाम आते लोगों के एक जोश संघर्ष की बातें यार सुनना हो जाती है। और तुम राजस्थान के निवासी, संघर्ष तो खूब भयंकर होना चाहिए। राजा महाराजा को देखो, इतिहास उठा के देखो उनका। नकली गढ़ दिदो नहीं बिना घोर गमसान, सिर कट्या फिर किम फिर असली गढ़पान। बिना लड़े तो नकली किला ही नहीं जीतने दिया था, तो असली किले के तो दिमाग से निकाल दो कि बिना लड़े ले जाएंगे। ये बात बोली थी मुगलों को। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि यार संघर्ष भरा जीवन रखो, एक मजा आएगा, लाइफ का भी एक अलग ही होगी, है ना। तो 7 में ये है कि साथ से सफाई रखेंगे। सफाई की रखो गुरुजी। सफाई झील होगी, कोई कुंड हो गया, कोई बावड़ी होगी, कोई तालाब हो गया, उसको साफ रखेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। उसको क्या करें? उसको क्या रखेंगे? साफ रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, ठीक है। 8 को अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये आएगा ग पे, ठीक है। तो ग में याद रखना, 8 जय पे आएगा। तो जय से याद रखना ज्ञानार्जन जो है। और इसके अलावा आप याद रखना कि जो ये साइंटिस्ट वगैरह होता है ना, विज्ञान, हाँ विज्ञान। तो विज्ञान क्षेत्र में क्या है, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। ये बात की गई कि विज्ञान क्षेत्र में हमारे को राष्ट्र को है, राज्य को वो के आगे बढ़ाएंगे, ये बात की गई 8 के अंदर। अब बात करें 9, 10, 11, ये भी सिंपल, ये भी क्या है? सिंपल। देखो 9 को छोड़ो एक बार, आप ना 10 और 11 को पकड़ो, ठीक है। सबसे पहले बात करें 11 जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 के अंदर। 86वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया कि हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा तो देंगे, ठीक है। इससे पहले के जो बच्चे हैं ना 0 से 6 वर्ष, उनको भी क्या देंगे? शिक्षा दी जाएगी। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको भी क्या दी जाएगी?
शिक्षा दी जाएगी, ये बात कही गई। दस में क्या लिखा हुआ है कि हम 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या देंगे, शिक्षा। तो ये 11वां शिक्षा का कर्तव्य बनाया गया। अब देखो, अच्छा मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ना, वो माने या ना माने तो उसमें अपराध मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें अपराध नहीं मिलता है, मौलिक कर्तव्यों में अपराध नहीं मिलता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है उनमें अपराध मतलब सजा वगैरह भी, देखो 17 में पढ़ी थी ना, बिल्कुल। 9 के अंदर 9 में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की हम रक्षा करेंगे। जैसे सार्वजनिक संपत्ति, कोई पार्क है तो पार्क में कोई पोल लगा उसको टेढ़ा कर दो तुम, और कोई मूर्ति है उसको तोड़ दो, ऐसे नहीं कर सकते सार्वजनिक संपत्ति की यार, ये रक्षा करने के लिए। बाकी पढ़े लिखे तो ऐसे काम नहीं करते हैं ना, पढ़ों वाली जो मूर्ख लोग होते हैं वही ऐसे करते हैं, किसी मूर्ति को तोड़ना। मान लो किसी को पत्थर मार के मूर्ति को तोड़ दिया, क्या मिल गया? सोच के देखो, एक मतलब एकांत में बैठ के सोचना कि अगर हम ऐसा, अभी देख लो, अभी वीडियो स्टॉप करके सोच के देखो कि क्या मिलेगा, कि कौन मिले। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मतलब क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, मेरे को एक आपका प्यार मिल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस इतना ही है, ठीक है। 10 में ये लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लें। गतिविधियों में जो भी खेल कूद की बातें हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लें, जिससे क्या होगा, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा, बढ़ती ऊंचाइयों को छू लेगा। कैसे गुरुजी? मेरी बात सुनो, आपने नीरज चोपड़ा का भाला फेंक में नाम सुना होगा। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आपने नाम सुना है, तो भाला फेंका उसने, ये खेल सीखा, ये मतलब मेहनत की इसके अंदर, तो इसमें पूरे भारत देश का नाम नहीं मतलब हुआ कि गोल्ड मेडल भारत को मिला। बिल्कुल गुरुजी, तो सेम यही कहानी है। इससे कर्तव्य बनता है हमारा कि हम देश का नाम रोशन करें, अच्छा काम करें। तो ये कंप्लीट हो गया मौलिक कर्तव्य टॉपिक, ठीक है। अब आओ 52, अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति शुरू हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद भाग नंबर 5, भाग कौन सा है? भाग 5, केंद्र सरकार का उल्लेख ही भाग 5 में मिलता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक सल्टा दिया पहला, अभी के बाद देखा। ये सिंपल है, कोई लंबी थोड़ी कहानी बनी। देखो 52 में सबसे पहले बताओ किसका उल्लेख होगा? गुरुजी सारों पहला तो राष्ट्रपति का उल्लेख है, तो इसमें राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जबकि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ वो ब्रिटेन के राजा के समान होती है। ब्रिटेन में जो सम्राट होता है उसके समान होती है, और ब्रिटेन में वर्तमान में जो सम्राट है वो चार्ल्स तृतीय है, ठीक है। 53 में ये लिखी है कि केंद्र की जो कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका, उसका जो मुख्य है वो कौन होगा, या कार्यपालिका की जो शक्तियां वो किसमें निहित होती हैं? शक्तियां वो निहित होती हैं किसमें? राष्ट्रपति में। 53 में लिखी हुई है। 54 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ निर्वाचन मंडल। देखो याद कैसे करना बता देता हूँ, 1 मिनट सुन लेना। मंडल, और फिर 55 में लिखा निर्वाचन पद्धति। पहले ये 4 याद करो, निर्वाचन पद्धति। देखो पहले में राष्ट्रपति, देखो 3 सी पे आता, सी में कार्यपालिका, 4 अक्षर का मंडल, तो मंडल में कितना अक्षर है? 4, तो 4 निर्वाचन मंडल हो गया। 5 में याद रखना निर्वाचन क्या है? 5 पद्धति। गुरुजी याद हो गया। निर्वाचन मंडल में क्या है? 50 अनुमोदक चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए, और जब ये चुनाव लड़ता है तो इससे 15,000 रुपये राशि ली जाती है, और 1/6 मत प्राप्त न होने पर वो राशि जब्त हो जाती है। ये जो राशि किस बैंक में जमा होती है? आरबीआई बैंक के अंदर, ठीक है। निर्वाचन पद्धति, चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है जिसमें जनता भाग न ले, यानी गुप्त मतदान के अंदर इसका चुनाव जो है होता है। एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति के आधार पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है, देखो 6 है लेकिन लिखना है कार्यकाल, और कार्यकाल जो होता है वो लगभग कितने साल का ही होता है? लगभग 5 वर्ष का, ठीक है। अब बात करते हैं 57 के अंदर जो कहानी लिखी है वो लिखी है कि पुनः चुनाव, क्या पुनर्निर्वाचन भी लड़ सकता है क्या? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति जो है वो 1 से अधिक बार भी चुनाव लड़ सकता है, जबकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है।
राष्ट्रपति का। 58 के अंदर जो बात की गई है वो कही गई है योग्यता। क्या कही गई है? योग्यता। योग्यता में जो न्यूनतम आयु मांगी है वो कितनी है? 35 वर्ष। अधिकतम जो आयु सीमा है वो नहीं मांगी है। ये बात भी तुम याद रखना। बात करते हैं 59 में है सेवा शर्तें। सेवा और शर्तों की जो बातें कही गई है वो किसमें कही गई है? 59 में। सेवा मतलब इसके शर्तें क्या लेती हैं? पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रोगी नहीं होना चाहिए वो। और वेतन की अगर मैं आपको बात बताऊं राष्ट्रपति के, तो 5 लाख रुपए पर मंथ टैक्स फ्री। जी वैसे ऐसे क्या? बिल्कुल मेरे भाई ऐसे। 59 के बाद तुम याद रखना 60, 61, 62, यहाँ राष्ट्रपति खत्म। फिर 63, 64, 65, 66। चलो इतना पढ़ते हैं एक बार। देख भाई 60 के अंदर बात करें तो लिखा हुआ है शपथ। देखो एक चीज है मैं तुम्हें बात हूँ, चलो ये तो बता ही दूंगा, मैं तुम्हें करा ही दूंगा। थोड़ा सा अब मैं थोड़ी सी मेरे को ऐसे अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा क्लास को शेयर करोगे। तो इस क्लास पे थोड़ा अच्छा व्यू आता है तो मेरे को इतना खुशी मिलेगी कि मैंने एक जो थोड़ा सा वो क्लास मेहनत की तो उसका जो है वो फ़ायदा मिला। अभी मैं यहाँ टाइम सो नहीं हो रहा, मैं दिखाता ये रात के क्या टाइम हुए हैं अभी, तो ये दिक्कत है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सहयोग करो यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, बस इतना ही सहयोग चाहिए आपका और ज़्यादा नहीं। और कमेंट में बता दिया करो कि गुरुजी क्लास अच्छी थी, ये थी, बस इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपने बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 60 की। तो 60 में शपथ। शपथ कौन दिलाता है? तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान के अंदर 50 नंबर की कौन है? YV चंद्रचूड़। चंद्रचूड़, ठीक है, याद रखना। 61 के अंदर है महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। और महाभियोग लाया जाएगा तो राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। 1/4 सदस्यों से यह पारित होगा, पारित किया जाएगा, और 2/3 सदस्यों के कहने पर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ठीक है, संसद के अंदर लाया जाता है महाभियोग। गुरुजी संसद में कहाँ लाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बस में लिखा हुआ पद रिक्त। राष्ट्रपति का पद कितने तरीके से खाली हो सकता है? पद रिक्त की बातें लिखी हुई 62 में। 3 तरीके से हो सकता है। कार्यकाल खत्म हो जाए एक तो वैसे, या राष्ट्रपति कोई बैठा है उस पर मृत्यु हो जाए तो, या अपने वो त्याग पत्र दे दे तब। तो गुरुजी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति ये तुरंत सूचना जो है वो लोकसभा में पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाएगा? लोकसभा में। ये बात तुम याद रखना। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब 63 के अंदर बात करें तो 63 के अंदर उल्लेख है उपराष्ट्रपति का। किसका उल्लेख है? उपराष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति जो है वो सभापति होता है राज्यसभा का। तो ये बात लिखी है 64 में, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। ये बात कहाँ लिखी है? 64 में। 65 में लिखा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका मतलब क्या है बताता हूं। जैसे एक पद है गुरुजी किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो उसकी जगह काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और गुरुजी ये ना हो तो इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि गुरुजी इतने लोग भी काम किए हैं क्या? तो देखो किए हैं। हमारे एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद के ऊपर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होते फिर उपराष्ट्रपति है जिनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी। और वीवी गिरी को दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, उस टाइम ये उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति थे उस टाइम, तो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इसको चुनाव लड़ना था। त्यागपत्र देने के बाद फिर कौन आए? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था M हिदायतुल्लाह। सिंपल सी बात है, याद हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, हमें याद हो जाएगी। तो याद रखना। और राष्ट्रपति की अगर मैं आपको बात आऊं तो डॉक्टर एक राष्ट्रपति अपने वीवी गिरी। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति है, इससे प्रश्न क्या आएगा इंपॉर्टेंट वो देखो। वीवी गिरी थे वो यूनियन ट्रेड के यूनियन ट्रेड जो आंदोलन था उनका संबंध किन से था? वीवी गिरी से था, ऐसे रखना। और एक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम वो कौन थे?
तो वो थे राधा कृष्ण गोखले, राधा कृष्ण गोखले, गोखले गोखले। यह प्रथम भारत के दार्शनिक उपराष्ट्रपति थे। इसे दार्शनिक, वो राष्ट्रपति जिसे दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है वो कौन है? राधा कृष्ण जी। ठीक है, याद रखना। बोलो समझ में आई? 66 के अंदर जो बात लिखी है, देखो पहले वो लिखी है उपराष्ट्रपति का चुनाव, योग्यता वगैरह सारी यहीं लिख दी, और अनुमोदक प्रस्तावक सारी हैं। तो इसके चुनाव की बातें जो है वो 66 1 2 3 ऐसे पढ़ोगे तो आ जाएगी। अब यहाँ इतने नहीं खींचेंगे बात को, और अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें और बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो उपराष्ट्रपति की जो योग्यता है वो क्या बताइए? योग्यता में भैया आयु मांगी है 35 वर्ष न्यूनतम। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35। लेकिन इसमें काम है कि 20 अनुमोदक चाहिए, 20 प्रस्तावक। गुरुजी उधर आपने बताया 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, ये होते क्या है? अभी बताता हूं। इसमें ये ऐसे होते हैं कि 20 व्यक्ति तो ये मतलब अनुमति दे कि जो व्यक्ति है इसको चुनो उपराष्ट्रपति, और 20 लोग फिर उनका सहयोग करें। जैसे ये 20 लोग कहें कि इसको चुनो, फिर ये 20 इनका सहयोग करें, तो 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी समझ में अच्छी तरह से है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अब तुम्हें कोई भी टॉपिक वगैरह करना होता है, ठीक है, यहाँ कमेंट में बता दो। अगर आपको जो भी किस प्रकार से मतलब जो सीखनी है, जैसे धाराओं की गुरुजी ऐसे क्लास लाओ, 1 से 30 हर कंटिन्यू एक क्लास कर दो शुरू में, 1 से 30 धारा हर क्लास में करा दो, रिविजन हो जाएगा पूरे नगर पालिका अधिनियम का। अगर आपको ऐसे लगे तो मैं आपको 3-4 ऑप्शन बताता हूँ, या तो कमेंट में बता दो, या आप मेरे को फ़ोन मत करो। देखो मैंने नंबर एक नगर पालिका एक्ट वाली क्लास में भी दिए हुए हैं, आप ना मैसेज कर दो मेरे को व्हाट्सअप, अपने ज़िले से नाम लेकर कि गुरुजी मैं इसकी तैयारी करता हूँ, मेरे को जो है वो आपके जो भी सहायता होती है, आपके पास जो नोट्स पड़े वो भेज दो, मैं भेज दूंगा। 99 838 91 598 ये मेरे फ़ोन नंबर है, तो व्हाट्सअप ही करना, कॉल मत करना प्लीज़। अब देखो कहानी में तुम्हें बताऊँ, क्योंकि फिर उठा नहीं पाऊंगा, फिर इतना बड़ा मुँह करोगा गुरुजी फ़ोन को नहीं उठाया, क्योंकि क्लास हुआ है भी करके थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। मैसेज तो गया रात ना कदे इन्हें भी घूमता फिरता चेक कर लें, कोई बड़ी बात को नहीं। और क्लास आगा बिजी इतना है, फिर वापस करी कौन जाए, तो थाने ही लगा के उठा ला फ़ोन ही कोई नहीं उठाए। ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, तब मैं कहता हूँ थोड़ा सा भी यहाँ देख लियो। अब बोलो अनुच्छेद 66 तक समझ में आ गया कि? बिल्कुल गुरुजी 66 तक समझ में आ गया। आओ अब पढ़ते हैं आगे वाले। अब अनुच्छेद 67 68 69 69 70 71 72 थे ही पानी पी लो, मैं ही पानी पी लो, बी के बाद जो है थाने ही पढ़ा दियो। ठीक है, अब देखो 67 में जो बात कही गई है वो क्या कही गई है, ध्यान से सुनो। 67 में बात ये की गई है कि जो कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति का वो कितना होगा? कार्यकाल का जो उपराष्ट्रपति का वो 5 साल का होता है। लेकिन आप याद रखना जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ये स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन। ठीक है, याद रखना। 68 के अंदर है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद आकस्मिक घटना के कारण, आकस्मिक तो अचानक, आकस्मिक रिक्त हो जाए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, किसी को नियुक्त नहीं किया जाएगा, तुरंत चुनाव कराने होंगे। कोई अवधि नहीं है, सिर्फ तुरंत जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी क्या कराओ, चुनाव करवाओ। ये बात कही गई है। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पे कोई ऐसे 6 महीने की कोई अवधि नहीं दी गई उपचुनाव की, तुरंत चुनाव करा देते हैं। और जो नया राष्ट्र उपराष्ट्रपति आएगा वो कितने वर्ष के लिए आएगा? 5 वर्ष के लिए आएगा। ये बात याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है उपराष्ट्रपति में। अब बात करते हैं 69 के अंदर शपथ। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। 70 के अंदर लिखा है कि अगर राष्ट्रपति भी का पद भी खाली हो जाए और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा भाई। कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या है? मुख्य न्यायाधीश। नहीं होगा कुछ भी। ठीक है दोस्त, ओके गुरुजी। 71 में लिखी हुई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और 71 में ये बात लिखी है कि अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों में विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनावों में क्या हो जाए? विवाद हो जाए, तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? उस विवाद का निपटारा जो सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो क्या होता है? अंतिम रूप से अंतिम ही होता है।
ठीक है। जैसे क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर अपील से खुश नहीं है तो हम जाएंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। गुरुजी सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बस इसका निर्णय होता है वो अंतिम होता है। अगर यहाँ आप खुश नहीं हो तो फिर भी यहीं जाओगे, ठीक है। इसने जो अंतिम निर्णय दे दिया वो अंतिम ही होगा। 72 के अंदर ये भी राष्ट्रपति के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है। आपको पता हो तो राष्ट्रपति जो है वो फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति 72 में और 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार है। अब आप ना रियल में बताऊं, ऐसे अनुच्छेद आपको किताबों में इतना बड़ो काल जो आ जाए वो इतना अनुच्छेद क्रम देखो मान किताब में, तो आपको कितनी सरल भाषा में मिल रहे हैं। आप एक कॉपी भी उतारो, इसको बार बार विजन करना, याद हो जाएंगे 2-3 बार करने पर, या क्लास को 2-3 बार साथ साथ में एक बार उतारना, फिर उसके बाद पीछे करके वापस स्पीड के अंदर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो संघ की कार्यपालिका का विस्तार, बस आपको सुनना है ऐसे, ये बार बार बस कान और आम सुनो, कोई ना कोई तो छपा हुआ याद रह जाएगा। एग्जाम में 3% भी सही होते हैं घंटे क्लास से, तो बहुत फायदा है। सोचो तो मैं वो कि जल्दी हो जाए, लेकिन अब चलो थोड़े और बच्चे, अब ज़्यादा नहीं रही, 73 तक पढ़ा दिया। अब अनुच्छेद है 74, 74 के बाद 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, केंद्र की मंत्रिपरिषद। गुरुजी मंत्रिपरिषद समझे नहीं कैसे, कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 के अंदर जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। 76 के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है, महान्यायवादी का उल्लेख है, ठीक है, भारत में महान्यायवादी है ना, उसका उल्लेख है। 70 के अंदर उल्लेख जो है वो है कि कार्यपालिका के जो समस्त काम है, या केंद्र की कार्यपालिका के समस्त काम जो है वो किसके नाम से किए जाते हैं, समस्त कार्य वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 78 के अंदर ठाट हो जाएगी, ठाट कब होगी, ये तो देखो कार्यपालिका के समस्त काम किसके नाम से कहते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ठाट कब हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री सूचना देगा, सूचना किसको देगा, राष्ट्रपति को। याद रखना, प्रधानमंत्री को अधिकार है सूचना मतलब राष्ट्रपति को अधिकार है सूचना मांगने का भी। अगर ये सूचना ना दे प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति सूचना को मांग भी सकता है। समझ में आ गई इसमें, ठीक है। 79 के अंदर उल्लेख है संसद का, 79 में संसद का है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, राज्यसभा, और 81 के अंदर क्या है, लोकसभा। लोकसभा का जो उल्लेख है वो कहाँ है, 81 के अंदर। समझ में आ गई, ओके गुरुजी। लो भाई आगे अब अनुच्छेद थोड़ी रह गई, अब तो इतने डरने की कोई बात नहीं है। 82, 83, 84, 85 याद करोगे तो सिंपल है, कोई दिक्कत इतनी बड़ी बात नहीं है। 86, 87, 88 तक यहाँ पढ़ो, 89 का पेज अपना अगला होगा। अब अपने बात करते हैं अनुच्छेद 82, 83, 84, 85, 86 और 87 की। 1 मिनट में थोड़ा पी लूँ फिर कराऊँ। चलो अब आगे देखो, अब बात करें अपने अनुच्छेद 82 की। 82 देखो, 82 के अंदर सिंपल है, 82 में परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का गठन। परिसीमन आयोग के गठन की जो बात की गई है वो कहाँ की गई है, 82 में। आज तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। सबसे पहला किया गया था 1952 में, फिर 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 के अंदर। सिंपल सी बात है यार। अब बात करें अपने 83, यहां पर क्या है, परिसीमन, यहां पर है कार्यकाल। ये जो लोकसभा कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, राज्यसभा कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होगा। ये बातें कही गई वो जो है वो 83 के अंदर की है। अब लोकसभा के अंदर ये 6 वर्ष में 2-2 साल का कार्यकाल होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो है वो पद ग्रहण करते हैं और 1/3 जो है वो, ये स्थायी सदन ही चलते रहता है, कभी भंग नहीं होता। बात करें अपने अनुच्छेद 84 की। 84 में ये लिखा है कि योग्यता क्या चाहिए। जैसे लोकसभा का अपने को अध्यक्ष या सदस्य बनना है, योग्यता। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए,
25 वर्ष। कहाँ पर? लोकसभा में। ये बात याद रखना। और राज्यसभा के अंदर अगर जाना है राज्यसभा में तो 30 वर्ष चाहिए, याद रखना। 85 में लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भंग करता है राष्ट्रपति। एक बात याद रखना, देखो कोई सत्र बुलाया, सत्र अब ये जैसे बैठे होते हैं संसद में, आपको पता पागलों की तरह रखते हैं, मेज बजाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक सत्र को एक तो होता है स्थगित करना, स्थगित जिसे साइन डाई बोलते हैं इस भाषा में। क्या बोलते हैं? साइन डाई। और एक होता है समाप्त करना किसी सत्र को। स्थगित करने का जो मामला होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में होता है। कोई निश्चित काल के लिए करना है, 1 घंटे के लिए करना है, 2 घंटे के लिए करना है, 1 दिन के लिए करना है, 2 महीने के लिए करना है, वो स्थगित करेगा कोई बैठक को, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई समाप्त करने का काम हुआ तो वो किसके हाथ में होगा? वो राष्ट्रपति के हाथ में होगा। ठीक है। 86 देखो, 87 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया? बिल्कुल गुरुजी आ गया। 86 में क्या है कि इसको संदेश भेजने का अधिकार है राष्ट्रपति को। संदेश, सदनों में संदेश भेजने का क्या है? अधिकार। ये संदेश भेजने का अधिकार जो है वो किसको है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को। 87 के अंदर है संयुक्त संबोधन। संयुक्त संबोधित करता है ये संसद के सदनों को। गुरुजी संबोधित का मतलब क्या? अब देखो कोई विदेशी मेहमान आया है तो विदेशी मेहमान को हर किसी के घर पे ले जाके थोड़ी मिलाएगा उनसे, तो उसमें क्या करता है ये संयुक्त संबोधित कर लेता है, संबोधन बुला लेता है और सभी को उसके अंदर संबोधित मिलवा देता है उनसे। ठीक है। इसके अंदर ये लिखा है कि जो 88 में महान्यायवादी होगा, न्यायवादी, वो बैठकों के अंदर क्या है? भाग ले सकता है, लेकिन उसे मत देने का जो अधिकार है वो नहीं है। 88 समझ में आ गया? अब तो सिंपल हो गया मेरे भाई दोस्त, बिल्कुल मंजिल के नजदीक आ चुके हैं। अब क्या डरने की बात है? 89 देखो ये सिंपल है, एक तो 89, फिर 89, 89, 90, 91, 92, 4 इधर रखो, 93, 94, 95, 96। ये तो स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ ही, इसको तो रट देना रगड़ के। इसमें जो बात की गई है वो राज्यसभा की गई है, राज्यसभा, और उधर जो बात की गई है वो लोकसभा की गई है। इसमें यह बात की गई कि राज्यसभा में पदाधिकारी होंगे, पदाधिकारी 2 होंगे, जिसमें एक सभापति होता है और एक होता है उपसभापति। इनकी जो बातें हैं, इसको 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। ये सारी बातें कहाँ की गई है? 89 के अंदर। ये तो वेतन इतना मिलता है, ये आगे 97 में की गई है बात। ठीक है, लेकिन मैंने तो वैसे ही बताया। तो पदाधिकारियों का उल्लेख कहाँ मिलता है कि राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होंगे, वो यहाँ मिलता है। 90 के अंदर है कि अगर मान लो इन पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाए तो फिर उसके मतलब कौन आएगा? चलो एक बात मैं आपको बताता हूँ, त्यागपत्र से। और याद रखना, सभापति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि ये सभापति होता है ना, मैंने कहा था ना पदेन सदस्य होता है, तो पदेन सदस्य होता है। आप याद करना 64 अनुच्छेद में क्या लिखाया था मैंने? पदेन सदस्य। पदेन किसका? उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो पदेन जो सभापति होगा, फिर ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। उप सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? सभापति को। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, कहीं भी ये नोट लगा के लिख लो। पद रिक्त हो जाए तो फिर कौन आएगा? मान लो सभापति का पद रिक्त हो गया तो मैंने कहा था तुरंत चुनाव कराना हो जाएगा, लेकिन ये सभापति के रूप में काम कर रहे हैं और उपराष्ट्रपति के नहीं कर रहा, तो उसकी जगह पर कौन आएगा? उपसभापति। ये याद रखना। तो यहाँ पद रिक्त होने के संबंध में मामला बताया गया। 91 के अंदर ये बात कहा गई है, देखो यहाँ पद रिक्त हो जाएगा, यहाँ होगा कि कौन कार्यवाहक के रूप में काम आएगा। कार्यवाहक जो पदाधिकारी होगा वो कौन होगा? ये बात कहाँ गई है? वो कही गई है 91 में। 92 में जो बात की गई है वो है कोई विचाराधीन बिल पड़ा है तो उस पर जो निर्णायक मत है, निर्णायक मत का मतलब होता है अपने निर्णय से, जैसे कोई 50% पे वो गाड़ी अटक गई, अब 1% देते ही वो निर्णायक मत माना जाता है, तो इसको निर्णायक मत का अधिकार नहीं है। राज्यसभा के सभापति वगैरह जो भी पदाधिकारी हैं उनको निर्णायक मत का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं अपने लोकसभा की। 93 में भी ये लिखा है पदाधिकारी, सेम ही आएगी कंडीशन। पदाधिकारी हो गया, 2 नंबर पे पद रिक्त हो गया, और 3 नंबर पे कार्यवाहक हो गया। कार्यवाहक के रूप में कौन आएगा? और विचाराधीन अगर कोई बिल पड़ा है तो उसमें भी इनको भी निर्णायक मत का अधिकार नहीं है। सिंपल। पदाधिकारी इसमें वो सभापति नहीं होते, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो
अध्यक्ष से अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को। उधर ऐसा नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलो मैं एक बार और बताता हूं। एक उपराष्ट्रपति है जो सभापति के रूप में काम कर रहा है, और एक उपसभापति है, सभापति। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को, यानी सभापति को। सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना। 96 में विचार दिन की बातें कही गई, ये भी निर्णायक मत नहीं दे सकता। कार्यवाहक में अगर अध्यक्ष नहीं है तो कौन आएगा? उपाध्यक्ष आएगा। क्लियर? ठीक है। अब कितने हो गए? 96। बस हो गया नहीं पूरा? क्या डर रहे थे रे तुम? सिंपल सा तो है। 97, 98, 99, ये ले भाई 100 को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले 100 तो इसका देखते हैं। इस 97 में ये बात की गई जो सांसद होंगे, तो सांसदों को वेतन भत्तों की बात जो कही गई है, वेतन और भत्तों की जानकारी। सांसदों को जो वेतन भत्तों की जानकारी दी जाती है, और वो किसके अंदर दी जाती है? वो दी जाती है अपने इधर, ठीक है। सिंपल, सांसदों को वेतन भत्ते मतलब कितने पैसे दिए जाएंगे, भत्तों में क्या कुछ मामला है वो। सांसदों को वेतन भत्ते की बात यहां कह दी सांसदों के सचिवालय। अब सांसदों के नहीं, सदन के, सॉरी। यहां पे सांसदों के अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही लिखा हुआ है, पीठासीन अधिकारी। गुरुजी पीठासीन अधिकारी कौन होता है? देखो, अधिकारी का मतलब होता है जो राज्यसभा का अंदर है तो जो मुख्य होगा वो होगा, लोकसभा में तो लोकसभा जो अध्यक्ष होगा वो मुख्य है तो वो होगा पीठासीन अधिकारी, उसे कहते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? 98 के अंदर, 98 में लिखा है सदन के अंदर 2 सचिवालय होते हैं, एक राज्यसभा सचिवालय, इनमें जो मुख्य बैठते हैं उनका नाम होता है सचिव, और एक होता है लोकसभा सचिवालय। इसके अंदर जो मुख्य बैठता है उसे भी क्या कहते हैं? सचिव। मैं बार बार कहता हूं कि वास्तव में आईएएस की नौकरी आईएएस की होती है, क्योंकि ये दोनों जो अधिकारी होते हैं वो किस रैंक के होते हैं पता है आपको? आईएएस रैंक के। भारत में सबसे शानदार अगर आपसे कोई पूछे ना कि जॉब किसी है, गुरुजी बताओ, आईएएस से बड़ी कोई जॉब नहीं है, हनुमान जी से ताकतवर कोई इंसान नहीं है। वैसे ऐसे मान लेना, बहुत ताकतवर जॉब है, बहुत एक राजा की नौकरी है या नहीं है? तो वो बात है। कुछ फिर देखो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। देखो कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, ईओ बनने के बाद मैं तो कहता हूँ कि इधर प्रयास जरूर करना। ईओ में लगने के बाद फिर मेहनत, देखो इतनी मेहनत तो की है, फिर करनी कितनी का, थोड़ी सी तो मेहनत करनी है। फिर कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, फिर लोगों को ये बात कहेंगे। तो वो बात है, ठीक है। तो सुनो, अब बात करें अपने 99 के अंदर बात लिखी है शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य वगैरह होते हैं, इनको शपथ कोई नहीं दिलाता, ये सदस्य शपथ लेकर ही आते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं इनको शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कौन दिलाता है शपथ? प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, और ये शपथ दिलाते हैं, इसका पद जो है वो खत्म हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का। बोलो, कहानी समझ में आ गई? तो इनको शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर। और याद रखना, सांसदों का ये जो सदस्य होते हैं इनका वेतन कितना होता है? वो होता है 50,000 रुपये। सदस्यों का जो वेतन है वो कितना होता है? 50,000। ले भाई 100 बात आ गई। 100 में 2 बात याद रखना। एक तो 101 है, 101 में उल्लेख लिखा है निर्णायक मत का। निर्णायक मत की जानकारी 101 में, निर्णायक मत मैंने आपको बता दिया बहुत बार। और उसके बाद आप याद रखना 101 याद रख लेना एक, और एक आप याद रखना 101 में निर्णायक मत है, और हाँ गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति कोरम, ले भाई गणपूर्ति कोरम जो है संविधान के अंदर बैठकों में 1/10 का होना चाहिए, यानी 100 सदस्य बुलाएं तो 10 तो बाढ़नी चाहिए, वरना वो बैठक स्थगित कर दी जाएगी। और नगर पालिका के अंदर कितना है? नगर पालिका के अंदर जो गणपूर्ति कोरम दिया है वो 1/3 का दिया है नगर पालिका एक्ट में। लो भाई साहब, हमारा जो कंप्लीट था वो नगर पालिका अधिनियम, सॉरी 100 संविधान पूरा 1 से 100 तक करवा दिए मैंने। ये PDF जो है वो डाल दूंगा मैं इस टेलीग्राम चैनल पे, जीके बाय अजय सर से आप जुड़ जाना। और बस इतना कर देना, मेरे को खुशी हो जाएगी कि पूरी क्लास का मजा सा आ जाएगा अगर आप चैनल से सब्सक्राइब कर दो तो, और थोड़ा शेयर कर दो तो और भी ज़्यादा आनंद आ जाएगा। अभी शुरुआत की है चैनल की, तो धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा और आप सहयोग करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लो, और फटाफट कर रहा हूँ आगे।
ये इतने अनुच्छेद पढ़ाने के बाद अभी भी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं पूरे 100 अनुच्छेद और करवा सकता हूं आपको। मेरे में इतनी ताकत है तो आप अंदाजा लगा लो कि मेरे विद्यार्थियों में कितनी ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल एक संघर्ष के साथ राजस्थान में संघर्ष वास्तव में रहा है। तो मैं आपको बार बार ये संघर्ष वाली बात कह रहा हूँ कि जीवन में अपना एक संघर्ष रखो कि अपने संतानों को अपने उदाहरण देना पड़े, किसी और का उदाहरण ना देना पड़े कि मेरा वो ऐसा था। अरे हम खुद ऐसे थे, हमने खुद एक टाइम खाना ना खाकर भी पढ़ा है, हमारे पास तकिया नहीं होता था, हम हाथ ऐसे रखकर पढ़ा, ऐसे सोता, वही ऐसे सोया करते थे। पसीना पूछने के लिए रुमाल नहीं हुआ करती थी, कपड़े से शर्ट से ही ऐसे पूछ लिया करते थे। तो एक थोड़ा संघर्ष बनाओ जीवन में, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद। बहुत खुशी मिली मेरे को आपको मिल पढ़ाकर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो मिलते हैं अगले भाग में। और मैं अगले 100 से 200 अनुच्छेद अगली क्लास में दूंगा, फिर 200 से 395 देखते हैं, सीधे करवा देंगे। ओके ओके।